हाँ जी प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने प्रेशर के बारे में पढ़ा था ना। प्रेशर क्या होता है बेटे? थ्रस्ट अपॉन एरिया या फोर्स अपॉन एरिया वी कैन से, यानी यूनिट एरिया के ऊपर लगने वाले फोर्स को आप प्रेशर कह सकते हैं। अब फोर्स अपॉन एरिया, अगर एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा कि ज्यादा होगा? अगर एरिया ज्यादा हुआ तो प्रेशर कम होगा, क्योंकि एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा और एरिया कम कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इसी के ऊपर या प्रेशर के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे आप बच्चे जो बैग यूज करते हैं, उस बैग का जो हैंडल होता है, बैग को जहाँ से आप उठाते हैं, जैसे ये बैग आप बच्चों को दिख रहा है, इस बैग का ये इतना मोटा क्यों है? इसमें कपड़ा भी ज़्यादा लगा है, इसके अंदर जो फोम डाला हुआ है वो भी ज़्यादा लगा है। इसे पतला भी तो बना सकते थे ना, बिल्कुल पतली पट्टी जैसा, जैसे रस्सी होती है, तार होता है, इतना पतला भी बना सकते थे। इसका खर्चा भी कम आता, हमें सस्ता भी पड़ता। फिर ये मोटा क्यों बनाया गया है? मोटा इसलिए बनाया गया है क्योंकि इसका एरिया जो हमारे यहाँ कॉन्टेक्ट बनाएगा कंधे के ऊपर, वो एरिया क्या हो गया है? ज़्यादा हो गया है। वो क्या हो गया है? और अगर एरिया ज़्यादा हो जाएगा तो प्रेशर क्या लगेगा बच्चों? कम लगेगा। प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा। आई बात समझ? इसी प्रकार हैंडल उठाने वाले हमारे सूटकेस होते हैं, बड़े बड़े सूटकेस होते हैं, उनका हैंडल भी बड़ा होता है, मोटा होता है। बड़ा नहीं कहना चाहिए, एक्चुअली मोटा कहना चाहिए। थिकनेस उसकी ज्यादा है, एरिया जो कॉन्टेक्ट बनाएगा हाथ के साथ वो ज्यादा है। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा? कम लगेगा, है ना। यहाँ पर आप बच्चे देख रहे हैं ये कीले हैं, कीले लगी हुई हैं बोर्ड को फिक्स करने के लिए। उस कील आगे से नुकीली होती है। कील आगे से कैसी होती है? नुकीली होती है। अब अगर मान लो कील इसके जैसी मोटी हो आगे से, तो दीवार में जाएगी क्या? जाएगी। क्यों नहीं जाएगी भाई? ये तो आपको पता है नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि एरिया ज्यादा हो गया। एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम लगेगा। और नुकीली है अगर कील आगे से, तो इसलिए उसका एरिया बहुत कम हो गया। एरिया बहुत कम होने से प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब हम चोट लगाते हैं तो फोर्स भले ही आप कितना भी लगा रहे हैं, एरिया कम हुआ तो प्रेशर क्या हो गया? ज्यादा हो। एरिया कम होने से प्रेशर क्या हो गया? इसलिए जो कील वगैरह होती है, ड्राइंग पिन्स होते हैं, सॉफ्ट बोर्ड पर लगाने वाली पिन होती हैं, उसका एरिया जो है फ्रंट एरिया वो कम होता है ताकि प्रेशर ज्यादा अप्लाई हो। इज इट ओके? ठीक है जी। लेकिन आपने देखा होगा ड्राइंग पिन जो है वो पीछे से मोटी होती है जहां से दबाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अंगूठे से दबाना है, तो अगर वहां से नुकीली होगी तो हमारे अंगूठे के अंदर चुभ जाएगी। इज दैट ओके? तो मतलब ह्यूमंस, जब हम एरिया, ये प्रेशर का कंसेप्ट हमें समझ आया, हालांकि हमें एक्सपीरियंस से समझ आया, लेकिन अब हम उस कंसेप्ट को समझ सकते हैं। जैसे रेलगाड़ी का ट्रैक होता है, रेलगाड़ी उसकी जो पटरी होती है, पटरी बिछाई होती है ना, उसके नीचे लकड़ी के मोटे मोटे फट्टे लगाए होते हैं। वो फट्टे क्यों लगाए होते हैं? अब जैसे जो पटरी है वो तो पतली सी है, जैसे ये एक पटरी ये है, एक पटरी ये है, लेकिन इसके नीचे मोटे फट्टे लगे होते हैं, कंक्रीट के बने हुए या लकड़ी के बने हुए। अब ये मोटे फट्टे हैं क्योंकि ट्रेन का वेट बहुत ज्यादा है। वेट ज्यादा होने की वजह से अगर ये पतली रेल सीधी बिछा देंगे तो ये तो मिट्टी में धंस जाएगी ना प्रेशर से। लेकिन अब उसका जो वेट है वो इन ज्यादा एरिया के ऊपर डिवाइड हो गया, ज्यादा एरिया पर डिवाइड हो गया तो प्रेशर कम हो गया। प्रेशर कम हो गया इसलिए जो पटरी है वो अपनी जगह पर बनी रहती है, जमीन के अंदर नहीं धंसती है, इतना ज्यादा वेट उसके ऊपर रहता है। तो प्रेशर का कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? इंसान जो है उन्हें मिट्टी में चलने में दिक्कत होती है, जबकि ऊंट जो है वो बड़ी आसानी से मिट्टी में चल लेते हैं। कैसे? क्योंकि उनके जो पैर है, पैर का जो एरिया है वो बहुत बड़ा होता है ना। तो एरिया ज्यादा होने से प्रेशर कम पड़ता है और उसका जो प्रेशर कम पड़ने की वजह से उसके पैर मिट्टी में धंसते नहीं है। हमारे पैर का एरिया कम है इसलिए प्रेशर ज्यादा पड़ता है, ज्यादा पड़ने से पैर मिट्टी में धंस जाता है। बोलो मुझे बात समझ आई कि नहीं है? तो ये प्रेशर का कंसेप्ट था। इसके बाद हम थोड़ी सी बात करेंगे डेंसिटी की। किसकी बात करेंगे बेटे? डेंसिटी। डेंसिटी क्या है? ज्यादा बेटर होगा इसे अगर हम मास डेंसिटी बोले, लेकिन अगर डेंसिटी बोला गया है इसका मतलब हम मास डेंसिटी की ही बात कर रहे हैं। अब डेंसिटी क्या चीज है? डेंसिटी है बेटे मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे कि देखिए एक इतना बड़ा कोई बर्तन ले लेते हैं हम, घरों में चाय वाले बर्तन होते हैं, टोपिया बोलते हैं जिसे हम देसी भाषा, है ना, पतीला बोलते हैं। ये कोई पतीला है और एक इतना ही बड़ा गुब्बारा है, ठीक है जी। इसके अंदर तो आपने लिक्विड भर रखा है और इसके अंदर आपने एयर भर रखा है। इज इट ओके? अब आप बताओ इन दोनों में से भारी कौन है? ज्यादा वेट किसका है?
लिक्विड का। कैसे? दोनों एक जितनी जगह में तो फैले हुए हैं, एयर भी उतनी जगह में है, लिक्विड भी उतनी जगह में है। ये भारी क्यों है? इसके पार्टिकल्स पास पास हैं, इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं। इसका मतलब इसका ज्यादा मास इतने ही वॉल्यूम में है और इसका कम मास इतने ही वॉल्यूम में। वॉल्यूम फिक्स कर लिया, मान लो दोनों का वॉल्यूम v कर लिया। इसका v वॉल्यूम में मास ज्यादा है, इसका v वॉल्यूम में मास कम है। यही तो बात है ना। इसका मतलब किसी 1 यूनिट वॉल्यूम में मास कितना है ये पता करना जरूरी है इस कंसेप्ट में। इज इट ओके? तो वॉल्यूम का यहाँ पर मैटर ये है कि अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो 1 यूनिट वॉल्यूम में कितना मास है किसी सब्सटेंस का, वो उसकी डेंसिटी होती है। इज इट क्लियर टू यू ऑल? इज इट क्लियर टू यू ऑल? तो हम क्या लिखेंगे बेटे? व्हाट इज डेंसिटी? इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस। किसी एक यूनिट वॉल्यूम में सब्सटेंस का मास कितना है, दैट इज डेंसिटी। और इसका फार्मूला कैसे लिखा जाएगा बच्चों? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा बोलो? ऐसा यूनिट बोलो? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ऐसा यूनिट क्या होगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? मास के लिए m1, वॉल्यूम के लिए L3, तो ये आपके पास आ जाएगा m1 L - 3 T0। एनी डाउट एनीबॉडी? क्वांटिटी स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है। डेंसिटी की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। कोई डाउट है? डाउट है तो बता सकते हैं। ठीक है, अगली हम बात करेंगे बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये क्या होता है देखिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी या फिर रिलेटिव डेंसिटी। अब ये क्या चीज है इसे समझना है। ये बेटे कंपैरेटिव किसी सब्सटेंस का डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में, किसी सब्सटेंस की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी के कंपैरिजन में, उसे हम स्पेसिफिक ग्रेविटी बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक ग्रेविटी। यानी हम ये कह सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को अगर मैं बताना चाहूं तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो डेंसिटी है ना वो स्टैंडर्ड मानी जाएगी। वो क्या मानी जाएगी? स्टैंडर्ड मानी जाएगी। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होती है। जब आप 4 से 0 की तरफ जाते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस की तरफ, तब भी वाटर डेंसिटी कम होती है। और 4 से जब ऊपर जाते हैं 5 6 7 8 की तरफ, तब भी वाटर डेंसिटी कम होती है। क्लियर हुआ? तो सबसे कम डेंसिटी के कब होती है वाटर की? 4 डिग्री सेल्सियस पर, और इसी को वाटर की स्टैंडर्ड डेंसिटी मानते हैं। इज इट क्लियर? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी की जो डेंसिटी होगी, और ऊपर हमने लेना है कोई भी मटेरियल, कोई भी व्हाटएवर, जिसकी भी स्पेसिफिक ग्रेविटी की आप बात करते हैं। ठीक हुआ? एनी डाउट टू एनीबॉडी? ठीक है, डाउट है? तो ये हो गया बच्चों स्पेसिफिक ग्रेविटी। अच्छा आप बताइए इसकी डेफिनेशन लिख लें। क्या डेफिनेशन है? इट इज द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। अब अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो बताइए इसकी एसआई यूनिट क्या होगी बेटे? बोलो शाबाश। ऊपर क्या है? डेंसिटी। नीचे क्या है? डेंसिटी। डेंसिटी की यूनिट डिवाइडेड बाय डेंसिटी की यूनिट, तो यूनिट लेस हो गया ना बेटे। ऊपर भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, नीचे भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, तो कैंसिल हो गया। तो ये क्या हो गया? यूनिट लेस। इसकी कोई भी यूनिट नहीं है। डायमेंशन बोलो बेटे, तो डायमेंशन लेस भी है, इसकी कोई डायमेंशन भी नहीं है। तो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इज ए यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एनी डाउट टू एनीबॉडी? नो सर। कोई डाउट है तो पूछिए। नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव वर्ड वैसे जहां कहीं भी समझ आ जाएगा, जहां भी आप देखें रिलेटिव वर्ड, इसका मतलब आप किसी एक चीज के कंपैरिजन किसी दूसरे स्टैंडर्ड के साथ करना चाहते हैं, किसी एक चीज का कंपैरिजन दूसरी चीज के साथ करना चाहते हैं। जनरली ऐसा होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम पास्कल्स लॉ की तरफ। किसकी तरफ? पास्कल्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। पास्कल्स लॉ क्या कहता है? ब्लेज पास्कल ने दिया था ये लॉ। क्या कहता है पास्कल्स लॉ?
पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम किसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, किसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो लिक्विड के हर एक पॉइंट के ऊपर इक्वल अमाउंट में जो प्रेशर है वो पहुंच जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये कहना थोड़ा गलत रहेगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, सब जगह पर इक्वल प्रेशर अप्लाई होता है, ट्रांसमिट हो जाता है, यूं कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको थोड़ा बेटर ढंग से बताना चाहूं तो सपोज ये हमने कोई पाइप ली है, पाइप के अंदर कोई लिक्विड है, ठीक है बच्चों, इनकंप्रेसिबल लिक्विड मान लिया, एक यहाँ पर मैंने पिस्टन मान लिया, एक यहाँ पर पिस्टन मान लिया, दोनों तरफ पिस्टन है, इज इट फाइन? तो अगर मैं यहां से कुछ फोर्स F लगाकर प्रेशर P अप्लाई कर दूं, कुछ फोर्स F लगाकर प्रेशर P अप्लाई कर दूं, तो इस लिक्विड के अंदर हर जगह पे प्रेशर P ही ऑटोमेटिकली अप्लाई होगा। कितना अप्लाई होगा? ऑटोमेटिकली प्रेशर P अप्लाई होगा एट एवरी पॉइंट ऑफ द लिक्विड। क्लियर हो? सपोज करते हैं कि इसमें हम यहाँ भी एक पिस्टन लगा देते हैं, यहाँ पाइप का एक ओपनिंग देके, और यहाँ भी एक पिस्टन लगा देते हैं, यहाँ भी लिक्विड है, ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी P प्रेशर अप्लाई होगा। इज इट फाइन? तो ये एक डेफिनेशन है पास्कल्स लॉ की। तो पास्कल लॉ की ये डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड, सुन लो, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड ट्रांसमिटेड इक्वली एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड, ट्रांसमिट इक्वली एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द लिक्विड। क्लियर हुआ? इसको एक और तरीके से भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, इफ ग्रेविटी इफेक्ट इज नेग्लेक्टेड, या हम यूं मान लें ग्रेविटी फ्री एरिया में है जहां पर ग्रेविटी है ही नहीं, इन ग्रेविटी फ्री स्पेस, इन ग्रेविटी फ्री स्पेस प्रेशर एट एवरी पॉइंट इनसाइड ए फ्लूइड इज सेम, प्रेशर एट एवरी पॉइंट इनसाइड ए फ्लूइड इज सेम। जैसे मान लीजिए ये कोई स्फेरिकल बॉडी है, इधर ध्यान दें, ये कोई स्फेरिकल बॉडी है, इसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है? लिक्विड। और ये ऐसी जगह में रखा है हमने जहां पर G0 है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, यानी ग्रेविटी भी नहीं है। अगर ग्रेविटी नहीं है तो इसका मतलब ये जो लिक्विड है ये इसकी दीवारों के ऊपर सब जगह पर इक्वल प्रेशर अप्लाई कर रहा है, सब जगह पर। बोलो बच्चे, बात समझ आई कि नहीं आई? ग्रेविटी फ्री एरिया होना जरूरी है, और ग्रेविटी फ्री एरिया अगर नहीं होगा तो फिर इसका जो वेट है लिक्विड का उतना प्रेशर यहाँ बढ़ जाएगा, उस वेट की वजह से प्रेशर बढ़ जाएगा। हाँ या ना बोलो? उसकी बात हम थोड़ी बाद में करेंगे, अभी तो हम पास्कल्स लॉ की बात कर रहे हैं। तो पास्कल्स लॉ क्या कहता है बेटे कि अगर आप किसी लिक्विड के अंदर एक जगह पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं? प्रेशर, तो वो पूरे लिक्विड में हर जगह पे इक्वल अमाउंट में ट्रांसमिट हो जाता है, यानी सब जगह पर लगता है। इतनी बात समझ आई? या फिर ग्रेविटी फ्री एरिया की बात करें, ग्रेविटी फ्री स्पेस की बात करें, तो वहां पर जो प्रेशर होगा पूरे लिक्विड के अंदर एवरी पॉइंट के ऊपर सेम होगा, बराबर वैल्यू का होगा। क्लियर? ठीक है, हाँ जी बेटे, पास्कल्स लॉ की डेफिनेशन अब आप बच्चे लिख लेंगे। यस सर। दो तीन अलग अलग प्रकार से आप लिख सकते हैं, ग्रेविटी फ्री वाली भी लिख सकते हैं, दूसरी इक्वल प्रेशर ट्रांसमिशन वाली भी लिख सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कोई एक लिक्विड है, वहां पर हर जगह पर प्रेशर क्या होगा? सेम होगा। जैसे सपोज करते हैं कि ये एक लिक्विड कूलम ले लिया, क्या ले लिया? एक लिक्विड कूलम ले लिया, इसका एक बहुत छोटा सा पोर्शन लेते हैं, कितना छोटा? इनफाइनाइट स्मॉल। हाउ मच स्मॉल? इनफाइनाइट स्मॉल। दिखाने के लिए यहाँ बड़ा दिखाएंगे क्योंकि इनफाइनाइट स्मॉल तो इधर दिखा नहीं सकते बोर्ड पे, तो थोड़ा बड़ा दिखा देते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपने एक पोर्शन ले लिया, ठीक है, लिक्विड का ही है, फाइन। इसका मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये इमेजिनेशन में है, ऐसा नहीं कि इसके अंदर ऐसा कोई सचमुच बना हुआ कुछ है। हमने लिक्विड के अंदर इमेजिन कर लिया कि ये तीन सरफेस हैं, तीनों रेक्टेंगुलर हैं, आपस में से जुड़ी। क्लियर? इस सरफेस के ऊपर प्रेशर इधर लगेगा, मान लेते हैं ये प्रेशर लगेगा PA या P1 जो भी, इसको हम मान लेते हैं इधर प्रेशर लगेगा PB, इस पर हम मान लेते हैं इधर प्रेशर लगेगा PC। तो ये जो PA है ये किसके बराबर होगा बच्चों? फोर्स ऑन A डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ A। हाँ यार, फोर्स अपॉन एरिया ही तो प्रेशर होता है ना बेटे। फोर्स कौन सा? थ्रस्ट। लिक्विड जो है वो इसके ऊपर थ्रस्ट लगाएगा। अगर एक बात सोचो, यहाँ पर एक प्रिज्म हो, मान लो कांच का बना हुआ प्रिज्म हो, उसके ऊपर ऐसे फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? तो लिक्विड का जो मटेरियल अंदर है उसके ऊपर भी तो लग ही रहा होगा। तो जो थ्रस्ट है वो इधर लगेगा। थ्रस्ट कितने एरिया पर लगा वो प्रेशर हो गया। इसी प्रकार यहाँ PB बराबर क्या होगा बच्चों? FB डिवाइडेड बाय AB, यानी एरिया ऑफ B। PC बराबर क्या होगा? FC डिवाइडेड बाय AC। तो पास्कल लॉ ये कहता है कि ये तीनों प्रेशर PA, PB, PC बराबर होंगे। मैंने इनफाइनाइट स्मॉल लिया है तो ग्रेविटी इफेक्ट ऑटोमेटिकली नेग्लेक्ट हो गया, यानी सब जगह पर बराबर ग्रेविटी है, क्योंकि ये बहुत छोटा है ना।
इसलिए इन फेसिस में ज्यादा अंतर नहीं है, तो ग्रेविटी अलग अलग जगह पर अलग अलग नहीं होगी, तो ग्रेविटी फ्री टाइप हो गया ये, ग्रेविटी का इफेक्ट नेग्लेक्ट हो गया। तो PA बराबर PB बराबर PC, इसका मतलब FA डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ A इज इक्वल टू FB डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ B इज इक्वल टू FC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ C। बोलो कोई दिक्कत है बेटे? ये है पास्कल्स लॉ। ये क्या है? पास्कल्स लॉ। अब हम स्टडी करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स। क्या स्टडी करेंगे? एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ। अच्छा ये बताओ मुझे, मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि हमें सिलेबस ज्यादा करना है, टाइम हमारे पास कम है, तो फास्ट से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप बच्चों? अगर समस्या है तो आप दोबारा पूछ सकते हैं कि सर यहाँ से नहीं समझ आया, तो वो पॉइंट हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? Yes, sir. तो एप्लीकेशंस का क्या मतलब है बेटे? फिजिक्स जो है ना वैसे भी एप्लीकेशन बेस्ड साइंस है। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एप्लीकेशन बेस्ड है। जब आप किसी से भी पूछेंगे, किसी से भी, स्टूडेंट से या किसी और से, कि भैया सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा है, तो लोग कहते हैं फिजिक्स है। इवन वो बच्चे भी जो फिजिक्स नहीं पढ़ते वो भी कहेंगे कि फिजिक्स मुश्किल है। जैसे अगर हम शीतल से पूछें कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल है, तो वो भी कहेगी सर फिजिक्स मुश्किल है ना। अब फिजिक्स को मुश्किल क्यों माना जाता है, मैं इसका जवाब देता हूँ। फिजिक्स मुश्किल नहीं है बेटे। फिजिक्स एक्चुअल में अंडरस्टैंडिंग बेस्ड सब्जेक्ट है, एप्लीकेशन बेस्ड सब्जेक्ट है। फिजिक्स में जो चीजें जैसे पढ़ाई जाती हैं ठीक वैसे का वैसे हमारी रूटीन लाइफ में वो यूज नहीं होती, उसका एक बदले हुए रूप में यूज होती है, उसी को बोलते हैं एप्लीकेशन। यानी जो पढ़ा उसका यूज करना, जो पढ़ा उसका तो अगर हमने जो पढ़ा उसका यूज करना हमें आ गया तो फिजिक्स इजी है, नहीं आया तो मुश्किल है। वेरी सिंपल इट इज। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशंस, यानी जो अभी हमने पास्कल लॉ में पढ़ा अब उसका यूज क्या है वो हम देखने वाले हैं। क्लियर हुआ? हमारे सिलेबस में इसका सबसे पहला एप्लीकेशन है बच्चों हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब ये हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या चीज है? हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? किसी भी बॉडी को उठाने के लिए लिफ्ट का, हाइड्रोलिक सिस्टम की लिफ्ट का यूज करना। जैसे कि पहले अपने गांव के अंदर आपने देखा होगा खेतों में खाद डालते थे, घर से ट्रॉली भर के लेकर जाते थे, कस्सियों से ट्रॉली भरते थे, फिर खेतों में जाके कस्सी से नीचे उसे उतारते थे, फिर कस्सी से ही खेतों के अंदर बिखेरते थे। ऐसा ही करते थे। आजकल क्या होता है? आजकल होता है कि ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के आगे हाइड्रोलिक सिस्टम लगा होता है, पंप लगा होता है, वो 10 मिनट में पूरी ट्रॉली भर देता है। ट्रॉली खेत जाती है, उसके नीचे भी पंप लगा होता है, ट्रॉली आगे से उठ जाती है और सारी खाद ऑटोमेटिकली खेत में गिर जाती है, हाँ या ना? और फिर ट्रैक्टर से ही हम उसको बिखेर देते हैं, तो मैनुअल काम कम कर दिया। अब इसके अंदर दो जगह पर हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज हुआ। कहाँ कहाँ पर बेटे? एक तो ट्रैक्टर से खाद भरने में, दूसरा ट्रॉली से खाद उतारने में। दोनों जगह पर क्या हुआ? हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज हुआ। देखिए जो ट्रॉली है, एक वेरी बिग साइज्ड ट्रॉली, इसको भर दिया हमने, एक नहीं टायर दो है, दूसरा परली साइड है। ट्रैक्टर वाली ट्रॉली के दो ही टायर होते हैं, तो इधर से तो एक ही दिखेगा, साइड में से दिखा रहे हैं आप बच्चों। 3 डायमेंशन में सोचो, साइंस के बच्चों तुम लीडर से जुड़ती है। ठीक है भाई, चलो यहाँ पर एक ट्रैक्टर भी है, ऐसे होता है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो ट्रॉली है ये भरी हुई है, तो यहाँ पर ना एक पिस्टन लगा होता है। क्या लगा होता है? पिस्टन। जब ये ट्रॉली उठती है कुछ ऐसी शेप में, तो आप देखते हैं कि पिस्टन कुछ इस प्रकार से ओपन हो चुका होता है, राइट? तो बहुत छोटे से क्रॉस सेक्शनल एरिया से इतनी बड़ी बॉडी को हमने उठा दिया, इतनी बड़ी बॉडी को उठा दिया। इतनी बड़ी बॉडी को उठाने के लिए अगर हम ह्यूमंस कोशिश करें, भाई जब इतना छोटा सा पंप उठा सकता है जिसकी लंबाई चौड़ाई एक आदमी के हाथ जितनी है करीब, या पैर जितनी है करीब, तो फिर 5-10 आदमी मिलकर तो आराम से उठा देंगे, है ना? तो क्यों नहीं हम ऐसा कर सकते हैं क्या? भी यहाँ इस ट्रॉली के नीचे 5 आदमी खड़े हो जाए और थोड़ा सा ऐसे फोर्स ऊपर लगाएं और ट्रॉली उठ जाए ऐसे? नहीं ना, क्योंकि ये काम हाइड्रोलिक लिफ्ट ने किया है। ये काम किसने किया है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या काम करती है बेटे? नंबर 1 बात तो ये कि ये पास्कल्स लॉ का यूज करती है, और दूसरी बात ये है कि कम फोर्स लगाकर ज्यादा वेट उठा देती है, लोड को उठा देती है, ऊपर कर देती है, लिफ्ट कर देती है। अंडरस्टूड और नॉट? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? इट इज ए डिवाइस, सुनो, इट इज ए डिवाइस विच इज यूज्ड टू लिफ्ट हैवी लोड्स। भारी सामान को उठाने के लिए काम आती है हाइड्रोलिक लिफ्ट, बाय अप्लाइंग स्मॉलर फोर्स, बाय अप्लाइंग स्मॉलर फोर्स। भारी चीजों को उठाने के लिए कम फोर्स लगाकर उठाया जाए, ऐसा काम करती है हाइड्रोलिक लिफ्ट। इज इट क्लियर? तो सबसे पहले तो जब आपसे पूछा जाए हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है, तो आपने बताना है क्या होती है, डेफिनेशन लिख देंगे। नंबर 2 इसका वर्किंग प्रिंसिपल, किस सिद्धांत पर काम करती है बताइए? पास्कल्स लॉ। इट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। अब ये काम कैसे करती है वो सुनिए बेटे, बड़ा ही सिंपल कंसेप्ट है इसका, बहुत ही सिंपल है। आप अपनी फिजिक्स लैब के अंदर भी
छोटी सी हाइड्रोलिक लिफ्ट बना सकते हैं, कोशिश कर लेना बनाने की, ठीक है। कैसे बनाएंगे देखिए, हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंसेप्ट देखिए। एक साइड में हम लेते हैं, एक हमने इनकंप्रेसिबल लिक्विड का कोई कंटेनर ले लिया। क्या ले लिया बेटे? इनकंप्रेसिबल लिक्विड का कोई कंटेनर। इसके अंदर इनकंप्रेसिबल लिक्विड भरा हुआ है, जैसे ब्रेक ऑयल वगैरह हम गाड़ियों में यूज करते हैं, फ्लूइड यूज होता है, मोबिल ऑयल टाइप यूज करते हैं, ये सब इनकंप्रेसिबल लिक्विड्स हैं। इधर हमने एक पिस्टन लगाया हुआ है, सपोज P1, और इस पिस्टन का ये जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, चाहे सर्कल शेप का है चाहे रेक्टेंगल शेप का है, कोई भी शेप हो, हमने इसका एरिया कितना मान लिया? A1। एरिया कितना मान लिया बेटे? तो ये आपके पास पिस्टन हो गया P1। यहाँ पर एक बिग साइज्ड पिस्टन है, पिस्टन P2, जिसका एरिया A2, जो कि A1 से क्या है? ज्यादा। A2 इज ग्रेटर देन A1, ठीक बात। अब हम क्या करते हैं, जो लोड हमने उठाना है, जो सामान हमने उठाना है, वो इस पिस्टन के ऊपर रखते हैं। तो इसके ऊपर मान लीजिए कि हम एक गाड़ी रख देते हैं। क्या रख देते हैं? एक गाड़ी रख देते हैं। आज मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, तो काम चला लोगे? ठीक है। तो ये गाड़ी को हमने उठाना है। अब गाड़ी के नीचे बैठकर हम इसे उठा सकते हैं क्या? दारा सिंह से भी नहीं उठेगी, है ना, खली से भी नहीं उठेगी, क्या पता, वो तो उठा ही देते होंगे। चलिए, अब क्या करना है बेटे, इधर से हम एक फोर्स लगाएंगे कुछ, सपोज करते हैं फोर्स लगाया F1, तो प्रेशर कितना लगा? P1। प्रेशर P1 किसके बराबर होगा? F1 डिवाइडेड बाय A1। अब पास्कल लॉ क्या कहता है कि जितना प्रेशर आपने लगाया इनकंप्रेसिबल लिक्विड में, वो सारा का सारा प्रेशर सभी जगह पर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो इस पिस्टन के ऊपर के डायरेक्शन में जो प्रेशर लगेगा वो कितना लगेगा बच्चों? P2। P2 कितना लगेगा? P1 के बराबर लगेगा, ये पास्कल लॉ कहता है, हाँ या ना बोलो? और P2 होगा कितना? F2 by A2, so yes or no? तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, P1 बराबर P2, हाँ या ना बोलो? ये दोनों प्रेशर बराबर होंगे कि नहीं? अनुराधा क्या बात, फेस कॉन्ट्रैक्ट है, कोई क्वेश्चन है दिमाग में तो पूछो चलो। सर यहाँ पर P1 P2 की जगह आपने F2 by A2 लिखा था, यहाँ पर F1 on A1 नहीं, यहाँ पर ये जो प्रेशर है, यहाँ पर जितना फोर्स लग रहा है F1, वो कितने एरिया पर लग रहा है? A1 एरिया पर लग रहा है। इसलिए यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? ये वाला फोर्स डिवाइडेड बाय इसी का एरिया। क्लियर? दूसरी जगह पर प्रेशर तो उतना ही लगेगा, लेकिन वो कम एरिया पर लग रहा है कि ज्यादा एरिया पर लग रहा है, इससे तो चेंज हो जाएगी ना बातें। तो यहाँ पर फोर्स कितना लगा? लिक्विड ने ऊपर की तरफ थ्रस्ट लगाया F2, कितने एरिया पर? A2 पर। प्रेशर कितना लगा? F2 by A2। क्लियर? हाँ, P1 और P2 बराबर होंगे। कौन बराबर होंगे? P1 और P2। अगर कोई तीसरा पिस्टन लगा होगा तो भी वहां भी बराबर अप्लाई होगा प्रेशर। ठीक है बेटे, क्या सब बच्चों को बात समझ आ रही है? क्या पिछले बेंच तक मेरी बातें पहुंच रही हैं? रोहित समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब्दुल कलाम जी ने कहा था, हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रपति जी ने क्या कहा था कि प्रतिभा आखिरी बेंच पर भी बैठ सकती है। यहाँ पर प्रतिभा लड़की नहीं, प्रतिभा मतलब टैलेंट। ठीक है, तुम्हारे फेस से मुझे लगा नहीं कि तुम्हें समझ आया होगा। टैलेंट जो है वो आखिरी बेंच पर भी बैठा हुआ हो सकता है। तो रोहित समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? राहुल समझ आ रहा है? आखिरी बेंच पर बैठना बुरा नहीं है, मैं भी 11वीं में आखिरी पर बैठता था, पर तुम्हें नंबर अच्छे लेने हैं, बढ़िया पढ़ाई करनी है। तो P1 बराबर P2। अगर P1 और P2 बराबर है तो P1 की जगह क्या मैं F1 by A1 लिख दूं? क्या मैं P2 की जगह F2 by A2 लिख दूं? कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बताओ बेटे कि A1 और A2 में से ज्यादा कौन है? A2 ज्यादा है ना। तो अगर मैं A2 को इधर ले जाऊं, A2 को इधर ले जाऊं, तो A2 डिवाइडेड बाय A1 मल्टीप्लाइड बाय F1 इज इक्वल टू F2। तो ये वाला जो नंबर है ये 1 से बड़ा हो गया। एरिया A2 है तो ये वाला नंबर क्या हो गया? 1 से बड़ा हो गया। मान लेते हैं कि ये दिस नंबर n which is greater than 1, सपोज करते हैं 2 है। अगर ये 2 है तो F2 बराबर क्या हो गया? 2F1। यानी दूसरा जो फोर्स लग रहा है इस पिस्टन के ऊपर वो F1 के मुकाबले डबल लग रहा है। F1 के मुकाबले क्या लग रहा है? डबल लग रहा है। अगर मान लो ये 10 है, ये वाला नंबर मान लेते हैं 10 है, तो F2 बराबर क्या हो गया? 10F1। यानी यहाँ पर 10 गुना ज्यादा फोर्स लगेगा। तो कितना फोर्स लगेगा ये किस बात पर डिपेंड करता है बेटे? एरिया पर डिपेंड करता है। और बढ़िया ढंग से यहाँ से समझ आएगा। देखो A2 उधर ले जाओ, A2 by A1 बराबर क्या आ जाएगा? F2 by F1। F1 इधर ले आया भाई, इज इट ओके? A2 by A1 1 से बड़ा है ना, इसलिए F2 by F1 भी 1 से बड़ा होगा। As A2 by A1 is greater than 1, इसलिए F2 by F1 is also greater than, इसलिए F2 greater than F1। F1 इधर आई गुणा हो गया।
तो इसका मतलब जो दूसरा फोर्स है वो पहले वाले फोर्स से क्या लगेगा बेटे, ज्यादा लगेगा। यानी हमने फोर्स लगाया कम और लगा ज्यादा, अंडरस्टूड और नॉट। और वो कितना ज्यादा लगा ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये रेशो कितना है। किस बात पर डिपेंड करेगा, कौन से वाला रेशो, दोनों एरिया का रेशो। जो बड़े वाला एरिया है अगर वो 10 गुना बड़ा है तो फोर्स भी 10 टाइम्स लार्जर होगा। आपने 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो 10 गुना बड़े पिस्टन के ऊपर ऑटोमेटिकली 20 न्यूटन का फोर्स लगेगा। आपने 20 न्यूटन का लगाया तो वहां 200 न्यूटन लगेगा। अगर एरिया 100 गुना बड़ा है, अगर एरिया 100 गुना बड़ा है तो फोर्स भी 100 गुना बढ़ जाएगा। फोर्स भी, आपने 2 न्यूटन लगाया 200 न्यूटन लग गया, आपने 10 न्यूटन लगाया 1000 न्यूटन लग गया। बोलो बच्चे बात समझ आई कि नहीं? यही कारण है कि वो छोटा सा दिखने वाला पिस्टन इतनी भारी भरकम ट्राली को उठा देता है। अंडरस्टूड और नॉट? ट्रक देखे होंगे आपने, 400 क्विंटल माल जनरली 500 क्विंटल मटेरियल लेकर आते हैं। वो कोई सीमेंट बजरी वाले होते हैं और ये 400 क्विंटल के आसपास मटेरियल उनमें भरा होता है, खाद भरी होती है हजारों क्विंटल तक, और फिर भी हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से इतना हैवी वेट वो उठा देते हैं। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है बेटे, पास्कल्स लॉ से निकला है। कहां से निकला है? पास्कल्स लॉ के। बोलो बच्चे बात समझ आएगी नहीं? 11वीं क्लास के पहले दिन जब आपने क्लास लगाई थी मैंने आपको बताया था कि फिजिक्स एक ऐसी चीज है जो पूरी यूनिवर्स की हर जगह पे लगती है, हाँ या ना? तो उसके छोटे छोटे एग्जांपल्स आप अपनी रूटीन लाइफ में देख सकते हैं कि किस प्रकार फिजिक्स जो है वो हमारी रूटीन लाइफ में काम आती है। हाँ जी बोलो बच्चों, हाइड्रोलिक लिफ्ट का कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? सिंपल है ना? इजी टू अंडरस्टैंड है। अब अगला एप्लीकेशन पास्कल्स लॉ का है, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। हाइड्रोलिक ब्रेक्स जिन्हें हम पावर ब्रेक्स के नाम से भी जानते हैं। शुरू में जब पावर ब्रेक्स आए थे तब बड़े फेमस हुए थे। अब तो एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम आ गए हैं, ABS सिस्टम, डबल ABS पता नहीं क्या है, ABCD ब्रेक पता नहीं क्या क्या है। तो जब हाइड्रोलिक ब्रेक शुरू में लगे अप्लाई हुए थे, गाड़ियों में लगने शुरू हुए थे, तो इसके बारे में बड़ा जिक्र होता था कि ये वाली जो गाड़ी है इसके अंदर हाइड्रोलिक ब्रेक्स है या पावर ब्रेक्स है। गाड़ियों में पीछे लिखा होता था पावर ब्रेक, कीप अवे, भाई आप थोड़ा दूर रहे, पावर ब्रेक है कभी भी रुक जाएगी। ठीक है, हालांकि वो अपने आप नहीं रुकती है, लगाने पड़ते हैं ब्रेक। तो अब हम पढ़ने वाले कि ब्रेक कैसे लगाएंगे गाड़ी रुके, ब्रेक कैसे लगाएंगे गाड़ी। अच्छा एक बात बताओ, जब गाड़ी रुकती है तो जो ड्राइवर है क्या उसने फिजिक्स पढ़ी होती है? फिर कैसे रोक लेता है? क्योंकि फिजिक्स वहां लग रही होती है, उसने भले ही ना पढ़ी, क्योंकि फिजिक्स हर जगह लगती है चाहे हमें नॉलेज हो या ना हो। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन हाइड्रोलिक ब्रेक्स की तरफ। देखो बच्चों ये क्या है, कौन सी गाड़ी है? ऑडी है। टायर थोड़े बड़े हैं, कोई बात नहीं, मान लेना कुछ। इधर ड्राइवर बैठा हुआ है ना, यहाँ पे इस खिड़की में ड्राइवर ऐसे है, यहाँ पे ड्राइवर, यहाँ पर ड्राइवर बैठा हुआ है। ये ड्राइवर के इधर कहीं पैर है, इस राइट पैर के पास में एक लीवर लगा होता है, एक ब्रेक पैडल लगा होता है कि नहीं होता? होता है। तो जब ये ब्रेक पैडल दबाता है तो गाड़ी रुक जाती है, और जब ये छोड़ देता है तो पैडल जो पहले यहाँ था दबने के बाद यहाँ चला गया, जब उसने छोड़ दिया तो यहीं रह गया? नहीं, वापिस आ जाता है, वो वापिस यहीं आ जाता है जहाँ पहले था। इज इट ओके? ब्रेक ऐसे ही तो काम करते हैं। अब हम इसको डीपली समझेंगे कि ब्रेक कैसे काम करते हैं, गाड़ी एक्चुअल में कैसे रुकती है, वो कंसेप्ट हम समझने वाले हैं। ठीक है, नंबर एक बात, हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या होते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर डिसेलरेट द मूविंग सिस्टम। किसी भी चलती हुई गाड़ी को, ऑब्जेक्ट को रोकने के लिए लगाए गए ब्रेक्स के रूप में एक डिवाइस है जिसे हम हाइड्रोलिक ब्रेक्स कहते हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स में पास्कल लॉ काम करता है। क्या काम करता है बेटे? कैसे काम करता है वो समझिए। यहाँ पर एक ब्रेक पैडल है, क्या चीज है बच्चे? ब्रेक पैडल। ये ब्रेक पैडल आगे एक पिस्टन से जुड़ा हुआ होता है, और ये पिस्टन एक मास्टर साइलेंडर से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है बच्चों? एक मास्टर साइलेंडर से। तो ये हो गया आपके पास मास्टर साइलेंडर। मास्टर साइलेंडर सिंपली एक साइलेंड्रिकल बॉडी है जिसके अंदर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा होता है। यहाँ पर एक पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन के साथ ये ब्रेक पैडल जुड़ा हुआ है। यहाँ पर क्या है? इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा हुआ है। क्लियर होगी बात? जब ये ब्रेक पैडल दबाया जाता है, ये पिस्टन आगे बढ़ता है और ये फ्लूइड आगे जाता है। अभी आगे कहाँ जाता है उसकी तरफ अपन भी चलते हैं, फ्लूइड के साथ साथ चलेंगे। तो आप यहाँ पहुंच गए, ब्रेक के अंदर समझ लो अपने आप को, इधर पहुंच गए आप फ्लूइड के साथ। तो यहाँ पर एक पाइप के जरिए एक और साइलेंडर जुड़ा होता है, एक और क्या जुड़ा होता है? साइलेंडर जुड़ा हुआ है। इसे हम बोलते हैं ब्रेक साइलेंडर या व्हील साइलेंडर। क्या बोलते हैं? व्हील साइलेंडर या ब्रेक साइलेंडर। यहाँ पर इसके अंदर भी पिस्टन लगे हुए होते हैं। इज इट ओके? तो ये जो फ्लूइड है ये यहाँ पर आ गया। इज इट फाइन? अब इसके साथ में यहाँ पर लगे होते हैं ब्रेक शू।
क्या लगे होते हैं? ब्रेक शू, लाइक दिस। ब्रेक पैड्स भी बोलते हैं, लाइक दिस। क्लियर? और यहां पर होता है व्हील ड्रम। क्या होता है? व्हील ड्रम। व्हील ड्रम यानी जिसे व्हील बोलते हैं, व्हील के अंदर जिसके साथ ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है, बाहर टायर है। ये आपके पास है ब्रेक शू या ब्रेक पैड्स, ये भी और ये भी, BS यानी ब्रेक शू। ठीक। अब ये दो पिस्टन इसके साथ जुड़े हुए, पिस्टन P1 P2, और ये दोनों शू आपस में एक स्प्रिंग सिस्टम से जुड़े होते हैं। इज इट फाइन टू यू ऑल? ये आगे दूसरे टायर की तरफ चला गया, तीसरे और चौथे टायर की तरफ चला गया, उसको छोड़ दो एक बार। एक टायर रुकेगा तो चारों ही रुक जाएंगे, ठीक है ना? कंडीशन है कि सारा सिस्टम ठीक होना चाहिए। देखिए, जब ब्रेक पेडल दबाते हैं, हम बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है। नंबर एक बात होता क्या, पता चल गया? अरे बच्चों, हाइड्रोलिक ब्रेक्स क्या होते हैं, पता चल गया? यस सर। टॉपिक का नाम बोली थी, हाइड्रोलिक ब्रेक्स। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। हाइड्रोलिक ब्रेक्स, जब हमने ब्रेक पेडल दबाया, इधर ध्यान देंगे सर बच्चे, मास्टर साइलेंसर में जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इस पिस्टन के साथ वो आगे जाएगा। जब वो आगे जाएगा तो वो कहां जाएगा? P1 और P2, सॉरी, व्हील सिलेंडर में। किस में जाएगा? व्हील सिलेंडर में। व्हील सिलेंडर के अंदर दो पिस्टन लगे हुए हैं, P1 और P2। इक्वल प्रेशर, जितना भी प्रेशर यहां पर लगा उतना प्रेशर यहां भी लगेगा, P1 और P2। है या ना बोलो? ये कौन कहता है? पास्कल लॉ कहता है। तो ये पिस्टन दोनों बाहर की तरफ मूव करेंगे, यस और नो? जब ये पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेंगे तो ये किसके साथ जुड़े हुए हैं? ब्रेक शू के साथ। तो ब्रेक शू बाहर की तरफ चलेंगे, ये ब्रेक शू मान लेते हैं, मेरे हाथों को ब्रेक शू मान लेते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ पर ऐसे दो पिस्टन जुड़े हुए हैं, तो जब ये पिस्टन बाहर की तरफ जाएंगे तो ये ब्रेक शू खुलेंगे ना ऐसे। तो ये जो ब्रेक शू है ये ऐसे खुलेंगे। ऐसे खुलेंगे तो ये किसके साथ संपर्क बनाएंगे? व्हील ड्रम के साथ। किसके साथ? व्हील ड्रम। इसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल शेप की बॉडी है, जो टायर के अंदर की साइड में है। व्हील ड्रम के साथ जाएंगे तो ब्रेक शू जब उसके साथ घिसेंगे, फ्रिक्शन की वजह से बॉडी रुकेगी। फ्रिक्शन की वजह से बॉडी, साइकिल के टायर देखे होंगे, साइकिल का ब्रेक लगाते हैं, छोटे छोटे ब्रेक पैड लगे होते हैं ना, वो जब उसके साथ संपर्क बनाते हैं तो फ्रिक्शन से टायर रुक जाता है, वही सिस्टम है। तो ये ब्रेक शूज जब व्हील ड्रम के साथ संपर्क बनाएंगे तो फ्रिक्शन की वजह से बॉडी रुक जाएगी। जब रुक जाएगी तो अपन यहाँ से पेडल से पैर हटा लेंगे कि नहीं हटा लेंगे? हटा लेंगे। जैसे ही हमने ये पैर हटाया, ये जो स्प्रिंग है ये अपना काम कर रहा है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, ये क्या करेगा? वापस खींचेगा, तो ये वापस आ जाएंगे। जैसे ये वापस आएंगे P1 और P2 अपनी जगह पर आ जाएंगे। जब ये अपनी जगह पर आएंगे तो ये लिक्विड वापस इधर जाएगा, वापस आएगा तो इक्वल प्रेशर उल्टी डायरेक्शन में लगाएगा, और उल्टी डायरेक्शन में लगाएगा तो ब्रेक पेडल भी अपनी जगह पर पहुंच जाएगा। बोलो मुझसे बात समझ आई कि नहीं? इस प्रकार से गाड़ियों में ब्रेक्स काम करते हैं। तो ये था हाइड्रोलिक ब्रेक्स। क्या था? हाइड्रोलिक ब्रेक। क्या क्या करना है आपने इसमें? नंबर 1 पॉइंट, हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होते हैं पता है? नंबर 2, हाइड्रोलिक ब्रेक्स किस प्रिंसिपल पर काम करते हैं पता है? किस पर करते हैं? पास्कल्स लॉ। नंबर 3, कौन कौन सी जरूरी चीजें यहाँ हैं? किस किस से मिलकर बना हुआ है? ब्रेक पेडल, मास्टर सिलेंडर, ये आपके पास पाइप होगी, पाइप ऑफ फ्लो कह लीजिए, पाइप ऑफ फ्लूइड कह लीजिए। ये आगे क्या आ गया? व्हील सिलेंडर, दोनों पिस्टन, ब्रेक शू, ये सारी बातें। एंड देन वर्किंग। वर्किंग काम कैसे करता है बोलो, लिख लोगे? कोई दिक्कत है? समझ आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियरली समझ आया? यस सर। नहीं आया तो आप बच्चे दोबारा भी समझ सकते हैं। तो ये था बच्चों पास्कल्स लॉ। ये क्या था? पास्कल्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। पास्कल्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस, यानी पास्कल लॉ का हम यूज कहाँ करते हैं। कोई डाउट है किसी बच्चे को? नो सर। ठीक है बेटे।